Good morning, everyone. As we have started our first lesson of geography, that is resources and development, we have already gone through the definition of resources, then after the classification of resources, and then after development of resources. What are the problems in the uses of resources? How to overcome those problems? Then after we have read about a Earth Summit, the first Earth Summit which was held in June 1992 in Rio de Janeiro, Brazil. And there one Agenda 21 was kept in front of the different countries. Nearly about 100 countries were taken part in that particular meeting or summit regarding environmental degradation and the biological diversity. उसको सारा हमारे लिए किसके लिए था कि हमारा एनवायरमेंट को किस प्रकार नुकसान हो रहा है, जो जैव विविधता है उसको कैसे नुकसान पहुंच रहा है। अब हमारा है रिसोर्स प्लानिंग कि हमारे पास संसाधन सीमित है। अब उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की, अब कोई भी काम करें हम उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। उसी प्रकार रिसोर्स तो वाइटल सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है, सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, तो रिसोर्स के लिए तो प्लानिंग की जरूरत है ही। अब भारत में ये और भी जरूरी है, क्यों? इंडिया हैज ए रिच डाइवर्सिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नताएं कि कहाँ कितना है। बहुत सारे स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे स्टेट ऐसे बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है उनको रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे हमारे पास एक एरिया ऐसा है, इसको हम छोटा नागपुर रीजन बोलते हैं, जिसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो बेल्ट आता है हमारे पास, इसमें रिसोर्सेज कोल है या फिर अदर मिनरल्स हैं, वो काफी है। दूसरी तरफ अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज सफिशिएंट, पानी पर्याप्त मात्रा में है रिसोर्स के तौर पर, लेकिन हमारे पास वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यानी पहाड़ी इलाका है, वहां हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, रोड रेलवे ढंग से डेवलप नहीं कर पाए। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो जहां हमारे पास नॉर्थ वेस्ट रीजन के राजस्थान की बात करें तो हमारे पास विंड और सोलर एनर्जी के काफी स्कोप है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास डाइवर्सिटीज बहुत है, रिसोर्सेज है वो हर जगह बराबर अवेलेबल नहीं है, कई जगह है कई जगह नहीं है, वहां दूसरी अवेलेबिलिटीज नहीं है ताकि उनको प्रॉपर डेवलप किया जा सके। तो उस सब के लिए हमें किसकी जरूरत है? रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी, किस प्रकार कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सा संस्थान को यूटिलाइज करेगा और पूरे देश का डेवलपमेंट उसे किस प्रकार होगा। अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग है, देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ दैट रिसोर्स प्लानिंग। उसके 3 महत्वपूर्ण कारक है, 3 जो महत्वपूर्ण चीजें उसमें कौन कौन सी आती हैं, वो हालांकि कहीं भी हो, हम इंडिया के कंसर्न में पढ़ रहे हैं इसलिए हम इंडिया के बारे में बोल रहे हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। आइडेंटिफिकेशन पहचान करना, यानी रिसोर्सेज कौन सा है, कहां है, पहले आइडेंटिफिकेशन, देन इन्वेंटरी। इन्वेंटरी होता है काउंटिंग, कितनी संख्या में है, कितना है। यानी हम पहले तो ये पता करें कि रिसोर्स अवेलेबल कहां कहां है भारत में, उसके बाद कितनी मात्रा में है, कितना है वो रिसोर्स। इसमें क्या क्या शामिल है, हालांकि इसके भी 4 फैक्टर दे दिए कि आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी में क्या क्या शामिल होगा। सर्वे, पहले सर्वे करें कि हमारे पास कहां अवेलेबल है, किस प्रकार का रिसोर्स है। मैपिंग, उस जगह को फाइंड आउट करें, इस पार्टिकुलर जगह के ऊपर है। क्वालिटेटिव, जो रिसोर्स हमें अवेलेबल है उस जगह के ऊपर उसकी क्वालिटी कैसी है। उसके बाद क्वांटिटी, कितनी मात्रा में है। यानी हमारे पास सर्वे कराएं, जगह पर सर्वे रिसोर्सेज मिलेंगे कहां, उसके बाद मैपिंग करें कि पार्टिकुलर ये जगह है, उसको डिसाइड कर ली जगह पर है। उसके बाद उसकी क्वालिटी की क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कितनी मात्रा में है। ये है हमारी आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना, इन्वेंटरी, गणना करना कितना है रिसोर्स और कहां है। दूसरा जो फैक्टर है रिसोर्स प्लानिंग का वो है प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर में क्या है कि चलो हमें पता चल गया रिसोर्स हमारे पास कितना अवेलेबल है, कहां है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है। अब उसके बाद उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी तो चाहिए। वी मस्ट हैव ए प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्किल टू यूटिलाइज दैट रिसोर्स। तो उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए हमारे पास तकनीक होनी चाहिए। दूसरा, उस तकनीक को ऐसा नहीं कोई भी इस्तेमाल करे, देयर मस्ट बी एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन विच गाइड अस फॉर दैट, कि उसके लिए परंपरा हमारे पास प्रॉपर संस्थागत सुधार भी हो, संस्था भी स्थापित की। जैसे हम अगर बात करें
माइनिंग डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में, खनन मंत्रालय। यानी ये डिसाइड करें कि कोल माइनिंग कहाँ हो रही है, फिर आयरन ओर की माइनिंग कहाँ हो रही है, उसको कौन यूटिलाइज करेगा, उसके टेंडर किसको दिए जाएंगे, कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकता है, क्या क्या प्रिकॉशन रखेगा, लेबर लॉज किस प्रकार फॉलो होंगे। ये सारे क्या है, इंस्टीट्यूशनल है, संस्थागत है। यानी पहले टेक्नोलॉजी हो हमारे पास, टेक्नोलॉजी डेवलप करें, है नहीं तो इंपोर्ट करें, उसके बाद उसके लिए संस्थागत सुधार के ऊपर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन बनाए, संस्था बनाए जो उनको यूटिलाइज करने के लिए हमें गाइड भी करे, उसके लिए नियम भी बनाए और उसकी प्रॉपर देख रेख भी करें। तो ये था हमारा पहला आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना। उसके बाद दूसरा प्लानिंग स्ट्रक्चर की हमारा डाटा कैसा होगा प्लानिंग योजना का, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी किस प्रकार इस्तेमाल होगी, किस प्रकार की स्किल की जरूरत पड़ेगी, उसके अंदर किस प्रकार कौन सी संस्था उसको सुपरविजन करेगी। अब उसके बाद है मैचिंग विद ओवरऑल डेवलपमेंट। थर्ड जो फैक्टर है हमारा इसमें कि हमें रिसोर्स मिला केवल झारखंड में, अब उस झारखंड के रिसोर्स को बाकी जो डेफिसिट एरियाज है जहां नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज, उन जगह के लिए कैसे इस्तेमाल होगा। क्योंकि देश का डेवलपमेंट एक पार्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट से तो होगा नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट रिसोर्स को पूरे देश के पर्पज के अनुसार इस्तेमाल करना होगा। तो जो भी हमारे पास किसी पार्टिकुलर जगह पर रिसोर्स मिला है, रीजनल लेवल पर मिला है, उसको ओवरऑल डेवलपमेंट देश के साथ कैसे जोड़े हम, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है देश का उन रिसोर्सेज की वजह से, उन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की वजह से, तो वो भी हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कहां कौन सा रिसोर्स किस प्रकार मिल रहा है, उसका यूटिलाइज पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार हो सकता है। अब हमारे पास जो रिसोर्स हैं लिमिटेड तो है, तो इसके लिए इनको ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हमें वी हैव टू बी केयरफुल। अब इसमें आपने एक चीज और देखी होगी कि रिसोर्स का होना ही केवल डेवलपमेंट का आधार नहीं, संसाधन है डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं है। अब उसके एग्जाम्पल अगर भारत में ही देखें तो हमारे पास अवेलेबल है। अब हमारे पास बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां रिसोर्सेज आर अबंडेंट बट दे आर नॉट इकोनॉमिकली डेवलप्ड, लेकिन आर्थिक तौर पर डेवलप नहीं है। और कुछ स्टेट ऐसे भी है दे आर डेफिसिट इन रिसोर्सेज बट आर डेवलप्ड, लेकिन उनकी योजनाएं इस प्रकार की रही, प्लानिंग इस प्रकार की, गवर्नमेंट के एफर्ट्स इस प्रकार के डेवलप हुए। अब उसमें हालांकि आपके लिए दे रखा है ये कि यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट कि ऐसी कौन सी जगह है। तो अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल पढ़ा था कि हमारे पास कोल या मिनरल्स की रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की बात करें तो एक एरिया ऐसा था बहुत सारे, जैसे छोटा नागपुर रीजन, उसमें जितने भी स्टेट आते हैं आप देखोगे में ज्यादातर स्टेट कौन से हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन वो रिसोर्स इस्तेमाल नहीं हो पाए, इसलिए वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। यानी आज तक वो इतना विकसित नहीं हो पाया वो स्टेट, चाहे झारखंड है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे मध्य प्रदेश से ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए, जबकि रिसोर्सेज थे इनके पास अवेलेबल, उड़ीसा है। अब इसके लिए क्या मतलब रह गया कि सीधा सा मतलब है कि हम उसकी प्रॉपर योजना में टेक्नोलॉजी हो हमारे पास यूटिलाइज करने की तकनीक हो, तभी तो इस्तेमाल होगा, तब वो डेवलपमेंट के काम आएगा। तो रिसोर्स का होना ही डेवलपमेंट का आधार नहीं, उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी हो। अब उसी में हमने पढ़ा कोलोनाइजेशन में मुख्य कारण ही क्या था। हमारी जो हिस्ट्री रही उपनिवेशवाद की, ब्रिटिशर्स आए या फिर हमारे यूरोपियंस आए कहें तो, क्योंकि पहले फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली बहुत सारे आए थे, व्यापारिक पर्पज से आए थे। किसी लिए आए थे, हमारे पास रिसोर्सेज से तभी तो आए, उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करने के लिए आए। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने यहाँ शासन भी चलाया उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। लेकिन क्यों किया उन्होंने ऐसा, हम क्यों नहीं कर पाए उतना? बिकॉज दे वर डेवलप्ड बिफोर अस, वो हमारे से पहले डेवलप हो चुके थे, एंड दे हैव द प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज दो रिसोर्सेज। उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी थी उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की अपनी जरूरतों के अनुसार। तो इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी, दे हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, उन्होंने डेवलप कर चुके थे टेक्नोलॉजी और उन्होंने हमारे यहाँ रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया अपनी जरूरतों के अनुसार। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे पास केवल रिसोर्सेज का होना ही काफी नहीं है, उसके लिए मैन पावर, उसके बाद टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनल जो हमारे सेटअप वो सब होना जरूरी है किसी रिसोर्स के इस्तेमाल के लिए। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वी नीड टू कंजर्व देम। अब सीधी सी बात है, तो हमारे पास संसाधन है ही सीमित, तो उसको प्रोटेक्ट करना, बचाए रखना, सुरक्षित रखना भी जरूरी है। अब इसमें आपने पढ़ा था कि एक, इसमें आप देखोगे महात्मा गांधी जी की स्टेटमेंट पढ़ोगे आप, उसमें दे रखा है देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स बट नॉट फॉर द ग्रीड ऑफ ए सिंगल पर्सन, की सबकी जरूरतें पूरी हो सकती, संसाधन हैं हमारे नेचर में, संसाधन सबके लिए हैं, यानी सबको अगर जरूरतों को पूरा किया सबकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी।
बट नॉट फॉर द ग्रीड ऑफ ए सिंगल पर्सन। लेकिन ये लालच एक व्यक्ति का भी पूरा नहीं हो सकता। क्यों? लालच में हमें ये तो पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं, कितनी सीमा है, कोई लिमिट नहीं होती, हम कितना स्टोर करके रखें। अब घर में आपको जरूरत है कि आप दिन में केवल 2 रोटी खा सकते हैं, लेकिन आप लगे हुए हैं इकट्ठा करने में और आपने हजारों का इकट्ठा करके रख दिया। बाकी वेस्टेज हो सकती है वो, लेकिन आपकी जरूरत तो 2 की थी, 2 की जरूरत के बाद अगर वो बाकी किसी को भी देते तो वो के काम आती हो, लेकिन आपने कोई वेस्ट कर दिया, अपने लिए 2 ही इस्तेमाल होगी, बाकी वेस्ट होगी, जमा रहेगी। लेकिन हमारे करप्शन के केसेस देखते हो, दीज आर द बेसिक रीजन ऑफ ग्रीड। लालच है ये। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी जब हमारे देखते हो, ज्यादातर जो लीडर्स हैं, हमारे नेता हैं, उनको ये नहीं पता होता हूँ कि कहाँ का प्रॉपर्टीज है, और अल्टीमेटली ये भी नहीं पता होता लास्ट में इस्तेमाल कौन करेगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी, इस्तेमाल होगा कि नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। केवल दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड, केवल लालच में कि पता नहीं हम कितना क्या कुछ कर लेंगे, वो केवल उसको कलेक्ट करके जा रही। वही अगर सामान्य लोगों के लिए इस्तेमाल होता तो शायद जो देश में आज 23% बीपीएल है वो नहीं होता। तो रिसोर्सेज सबके लिए है अगर इस्तेमाल नहीं किया जाए तो, लेकिन लालच किसी का पूरा नहीं हो सकता। उसी प्रकार इन्होंने जो हमारे यहाँ गांधी जी ने एक कारण और बताया था कि हमारे जो परेशानियों का कारण वो क्या है कि मास प्रोडक्शन, वो क्या कहते थे, इंस्टेड ऑफ मास प्रोडक्शन देयर मस्ट बी प्रोडक्शन बाय मासेस। और इस स्टेटमेंट को देखो ध्यान से सुनो आप, इंस्टेड ऑफ मास प्रोडक्शन देयर मस्ट बी प्रोडक्शन बाय मासेस, यानी मास प्रोडक्शन एक साथ प्रोडक्शन ज्यादा करने की बजाय ज्यादा लोगों के द्वारा प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा लोगों को काम मिले, ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, उनका जो घर का गुजारा वो चल पाए। एक साथ एक व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा है, एक इंडस्ट्री लगा दी, उसने अरबों का प्रोडक्शन कर दिया, कुछ लोग ऐसे बैठे जिनको कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो प्रोडक्शन बाय मासेस, नॉट मास प्रोडक्शन। की प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाना जरूरी नहीं है, मास प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन बाय मासेस, लोगों को ज्यादा इस्तेमाल में लाए, लोगों को ज्यादा काम दे, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये था हमारा रिसोर्स प्लानिंग के लिए कि हमारे पास सबकी जरूरतों के अनुसार है, लेकिन लालच किसी का पूरा नहीं हो सकता। प्रोडक्शन में ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके रखें ताकि उन लोगों को रोजगार भी मिले, सरवाइव कर पाए वो। तो हमारा आज का टॉपिक था रिसोर्स प्लानिंग। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, हमने 3 फैक्टर पढ़े, आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी, कि हम पहले पता लगाए कौन सा कहाँ है, कितना है। उसके बाद प्लानिंग स्ट्रक्चर की टेक्नोलॉजी डेवलप करें, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंस्टीट्यूशन डेवलप करें कि कौन सा किस प्रकार इस्तेमाल, कौन सी तकनीक की जरूरत है। देन आफ्टर मैचिंग विद ओवरऑल डेवलपमेंट की किसी पार्टिकुलर जगह पर रिसोर्स उसका किस प्रकार इस्तेमाल करें, पूरे देश का डेवलपमेंट हो जाए। उसके बाद कोलोनाइजेशन हमारे यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास बहुत ज्यादा थे और उनके पास टेक्नोलॉजी थी, वो डेवलप कर चुके थे। और हमारे पास कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है, बिकॉज दे आर लिमिटेड। और अगर किसी एक व्यक्ति के लालच के लिए पूरा किया जाए तो अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द गैप ऑफ रिच एंड पुअर, वो ही बढ़ेगा, बाकी डेवलपमेंट नहीं हो सकता प्रॉपर। तो इससे आगे अगला हमारा लैंड रिसोर्स है, वी विल कंटिन्यू विद दैट पार्टिकुलर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।